नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर चंडीगढ़ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संविधान और राजनीति पर बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देश में संविधान में अहम योगदान है और इसे बदलने की हिम्मत किसी की नहीं है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में आज मैं आया था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम अपना ये पंचकुला में हुआ था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। रवि कुंडली जी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान बहुत बड़ा अपने देश के लिए रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी समानता चाहते थे, समाज की जो विषमता है उसको खत्म करना चाहते थे और बाबा साहब ने इस देश का संविधान भी लिखा है और देश का संविधान इतना मजबूत है कि देश का संविधान बदलने की हिम्मत किसमें भी नहीं है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन्होंने लोकसभा के प्रचार में नेगेटिव प्रचार किया कि संविधान बदलने वाला है और इसीलिए लोकसभा में हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार विकास का एजेंडा लेकर आगे चल रही है। लोग जिसको पसंद करेंगे उनको सत्ता में आने का अधिकार है। 50-60 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही क्योंकि जनता उनके साथ थी। अभी 2014 से नरेंद्र मोदी जी के साथ में जनता दिखाई देती है और 2024 में सभी अपोजिशन में एक साथ आकर नरेंद्र मोदी जी को हम हराएंगे। ये संविधान बदलने वाले हैं, आरक्षण निकालने वाले हैं। इसी तरह की प्रचार यंत्रणा पूरे गांव-गांव में फैलाने का काम किया और जरूर हमारा उसमें नुकसान हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगा था कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब बीजेपी को 282 सीटें मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब बीजेपी को 182 सीटें मिली थी, लेकिन 1982 में बीजेपी की तो 2 ही सीट थी। मतलब 1982 में 2 सीट थी, बाद में कुछ बढ़ गई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर 182 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली। और जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, शरद यादव, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, करुणानिधि, ऐसे अनेक सेकुलर नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की स्थापना की और जॉर्ज फर्नांडिस उसके चेयरमैन थे। तो तब मतलब एक सरकार बनी थी। तो नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा हमला किया। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा विकास का चेहरा था और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर जब वो रहे थे 3-4 बार, तब उन्होंने गुजरात का अच्छा विकास भी किया था। तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने 450 सभाएं 2024 में ली और 282 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी हुई। लेकिन सरकार एनडीए की रही। 2019 में भी बीजेपी को 303 सीटें मिली, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार एनडीए की रही। अकेली बीजेपी सरकार बना सकती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं बोला कि बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार ऐसा बोला था। और फिर नरेंद्र मोदी जी को ऐसा विश्वास था कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। देश में रोड का जो नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में रोड बहुत अच्छे बन रहे हैं और विकास का एजेंडा गति से आगे बढ़ रहा है। अनेक देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे बन गए हैं
और व्यापार में हमारी प्रगति अच्छी हो रही है और हम इकोनॉमी में 5 नंबर पर आए थे। तब जब 2024 में हम इकोनॉमी में नंबर 5 पर आए थे और 2005 पर हम आने के बाद और G20 के माध्यम से पूरे दुनिया भर में भारत की चर्चा हुई थी। दूसरा, बीच में एक सर्वे हुआ था कि दुनिया के लीडरों में कौन नंबर 1 का पॉपुलर नेता है। उसमें नरेंद्र मोदी। पंचकूला से चुनावी सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही है। जी आपको बता दें, कांग्रेस नेता चंद्रमोहन बिश्नोई ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी ने विवादित चेहरों को टिकट दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की जीत के बाद नगर निगम में पारदर्शिता लाई जाएगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। चौधरी साहब परिवार का बच्चा होने के साथ साथ पंचकुला का भी बच्चा है अक्षदीप चौधरी। पहले भी युवा पार्षद के रूप में इसने कार्यकाल संभाला, 5 साल जमकर सेवा की है। आप क्या लगता है आगे भी इस तरीके का क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहिए? आज वार्ड नंबर 13 से अक्षरदीप का जो यहाँ कार्यालय खोलने हमारे भाई चंद्रमोहन जी आए और हमारी मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज जी आई, हमारे जिला के अध्यक्ष यहाँ पहुँचे। मैं इनका पहले आभार व्यक्त करता हूँ और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका जो पिछला कार्यकाल रहा 23, 24, 25 का और सेक्टर 4 का जो हिस्सा था और देवेंद्र का हिस्सा था, इसमें लोगों की जहाँ दिक्कतें परेशानियां थी, चाहे जो भी वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ रहे हैं आप जिला विधायक तो क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस हाईकमांड है, इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरा पिछले 5 साल का कार्यकाल देखकर इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि एक बार दोबारा आप सभी जनता वासियों की सेवा करने का अवसर दिया। आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का और ये जो जनता इस सरकार से और इस तानाशाही सरकार के घोटालों से परेशान है, उन्हें अब समय खत्म करने का है। बात कीजिए पिछला कार्यकाल रहा, उस टाइम आपने काफी समस्याओं को उठाया था जनता की और कई बार धरने प्रदर्शन भी किया, कई एफआईआर भी हुई उसको लेकर। जैसा कि मेरा 5 साल का पिछला कार्यकाल रहा, इसमें मैंने जितनी भी जनता की समस्याएं थी सारी समस्याओं को उठाने का काम किया। इसमें मेरे एक देवीनगर गांव था, जिस गांव की माड़ी थी, गुग्गा माड़ी, वो सरकार द्वारा गिराई गई और जब वो गिराने का काम सरकार कर रही थी तो हमने सरकार से ये निवेदन किया था कि इसे ऐसे ना गिराया जाए। और उस समय वहां पर खड़े होकर मैं और मेरे कुछ गांव निवासी जितने भी हमारे साथी थे वहां पर मौजूद थे और इस सरकार ने। सुधा जी, जिस तरीके से आप सभी वार्डों में जा रहे हैं, गांव में ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं और अब आज आप युवा पार्षद उम्मीदवार चुने, यहाँ से पार्षद भी रहे हैं अक्षदीप चौधरी, आप कार्यालय करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, किस तरह का सहयोग आपको मिलता है? देखिए, आज मुझे यहाँ पर अक्षय ने ऑफिस खोला है और उसमें आने का सौभाग्य मिला है और मैं अक्षय के लिए शुभकामनाएं करती हूँ और सभी पंचकुला वासी जो 13 वार्ड के निवासी हैं उनसे अपील करती हूँ कि अक्षय को भारी मतों से जिताएं और अपना इसको आगे काम करने का और जो आप लोगों की सेवा करने का मौका मिले। जिस तरह से इसने पहले कार्य किए हैं उसी तरह से आगे ये आप लोगों की सेवा करता है। उसी के साथ ही मैं सभी से अपने लिए भी अपील करती हूँ कि मैं
7 साल से प्रदेशाध्यक्ष थी महिला कांग्रेस की, और उस समय मैंने सभी काम जो है जन विरोधी नीतियां थी सरकार की, उसके अगेंस्ट धरने प्रदर्शन जो भी लड़ाई लड़नी थी जनता के लिए वो लड़ी, और अब भी मैं डट के खड़ी रहूंगी, कभी भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, और सभी के साथ मिलकर कार्य होगा, सभी की समस्याओं का समाधान होगा। जो पंचकुला की समस्याएं हैं, जैसे कि मैं खुद 24 साल चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी हां, आपको बता दें, पार्टी नेता जरनैल सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर जनता को गुमराह किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। जा रहे हैं प्रधान जी सांसद ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਧੇ सांसद ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 80% ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਚੱਕਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਏ। ਸਾਡਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ SIR ਤੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ बोर्ड कितने है जी प्रधान जी? देखिए, इस शहर को हम कहते हैं कि सिटी ब्यूटीफुल है, सारे विश्व में इसका नाम है कि बड़ा सुंदर शहर है। लेकिन सुंदर शहर वो होगा जिसमें रहने वाले जो उसके निवासी हैं वो आराम से रह सकें, सुख शांति से रह सकें। आज के दिन उन पर जो ये तलवार लटकी हुई है, ये सबसे बड़ी त्रासदी चंडीगढ़ के जो हाउसिंग बोर्ड पे रहने वाले साथी हैं उनके ऊपर है। माताएं और बहनें रात को भी उठ जाती हैं और उनको एक ही समस्या खड़ी रहती है कि हमने जो बड़ी मुश्किल से ये सारे जो निवासी हैं, सारे जिनको अलॉटीज हैं, ये आम आदमी हैं, बहुत थोड़ी सी जगह पे इनको जगह मिली है, और हाउसिंग बोर्ड का एक ही मकसद था कि सस्ते मकान जो है लोगों को रिहाइश के लिए दिए जाएं, उनका कोई कमर्शलाइजेशन का मसला नहीं था। लेकिन अब ये जो नीतियाँ इनकी हर साल बदलती हैं, आज तक किसी अलॉटी को ये नहीं मालूम कि इनकी नीति क्या है। कभी इन्होंने ये नहीं लोगों को सुझाया कि तुम्हारी वायलेशंस क्या हैं। एक जिस तरह आपने कहा, हाई कोर्ट का नाम लेके और ये लोगों को डिमोलिशन का ये ड्रामा ये कर रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें सत्ता पक्ष की है, जो सबसे ज़्यादा समय पावर में रही। आपने सवाल किया था कि ये जो सत्ता पक्ष है ये क्या कर रहा है। जो 4 दिन तक हमारे काउंसलर उन लोगों के सामने अड़े रहे जहाँ डिमोलिशन होती थी, और चौथे दिन ये लोग वहाँ पे जाके अनाउंसमेंट कराए कि अभी वायलेशन, अब ये डिमोलिशन नहीं होगी। अब ये 32,000 के नोटिस फिर आ रहे हैं, 38-39 के में नोटिस आए, 29-30 में ये नोटिस आए। हम आपकी मार्फत यहाँ के इन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह हर बार डिमोलिशंस के इसके खिलाफ खड़ी होती है आपके साथ, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आज से हम ये ड्राइव भी शुरू करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, उनकी समस्याओं को और सुन के। और प्रेस कॉन्फ्रेंस विच अलग अलग मीडिया अदारे तो आए सारे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चंडीगढ़ एक बहुत बड़ा मामला आजकल चल रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा भाजपा जहाँ बर्बादी वहाँ, और चंडीगढ़ की बर्बादी में कांग्रेस का हाथ भाजपा के साथ। 32,000 तो ज़्यादा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटां विच रहने वाले लोगों को CHP वालों नोटिस इशू किए गए हैं, तो नोटिस विच साफ तौर पर लिखा गया कि असी तुहाडे मकानां ते चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड वालों कार्रवाई करन जा रहे हैं। पिछले दिन आपां वेख्या भी किस तरीके अलग अलग कलोनियां विच घरां नूं डिमोलिश करन दी कार्रवाई की गई। साडे लीडर्स चंडीगढ़ के सारे लीडर्स मेरे नाल बैठे ने, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स मेरे नाल बैठे ने, मौके पर जाके लोगों के नाल खड़े होए तो उन्होंने बचाने की कोशिश की। उस तो बाद भावें BJP भी उत्थे आ गई तो कांग्रेस भी दिखावा करने वास्ते आ गई, जबकि जिम्मेवार सिर्फ BJP तो कांग्रेस ही ने इस डिमोलिशन के पिछे। मैंने बहुत हैरानी हुई इस गल की कि 2001 तो यह मसला चलता आ रहा, 2001 तो 2026 आ गया, पर हजे तक चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड वालियां नूं इस मसले का हल नहीं मिलिया।
ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫੀਸ ਤੱਕ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾएगी, आम आदमी पार्टी की सारी टीम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ। हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पंचकूला में पार्टी कार्यालय में विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया है। संकल्प पत्र में शहरी विकास, सुशासन और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज संकल्प पत्र जारी किया गया है। 21 गारंटियां जो है उसमें दी गई हैं, उसके अलावा एक सुझाव भी दिया गया है हरी सिटी का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हमारी जो इस संकल्प पत्र की जो कमेटी बनी है उसके चेयरमैन और हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, और उन्होंने बड़ा अध्ययन करने के बाद ये संकल्प पत्र तैयार किया है। और जो संकल्प पत्र हमने पिछले निकाय चुनाव में जारी किया था, उस संकल्प पत्र में कही गई हर बात को हमने पूरा करने का काम किया है। और जो बातें अब 21 संकल्प हमने लिए हैं उन सबको भी आने वाले समय में पूरा करने का काम करेंगे और मजबूत ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने। कई बड़े चेहरे जो हैं आज शामिल हुए। राजकुमार वाल्मीकि जो पहले सांसद के वो रहे हैं प्रत्याशी यहाँ से, इसके अलावा हेमंत किंगर हैं और राज्य के अलग अलग जगहों से भी लोग आए थे। आज पूरे हरियाणा प्रदेश से अलग अलग जिलों से बहुत सारे अच्छी राजनीति करने वाले, जो जनता की सेवा करने की सोच रखने वाले ऐसे अनेक नेता जो दूसरी पार्टियों में थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। उनका स्वागत किया है, अभिनंदन भी है, और वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें। शहरों के अंदर आप लोग देखते हैं 2014 के पहले का अगर हम पंचकुला की तरफ ध्यान करें, हमारे पत्रकार छायाकार साथी यहाँ बैठे हैं, 2014 के पहले का पंचकुला अगर उसको ध्यान करें, आज 2026 का पंचकुला साथियों हर चौक का ब्यूटिफिकेशन और भी लगातार बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। चाहे पार्कों के ब्यूटिफिकेशन की बात हो, चाहे सड़कों को साथियों उनको सुदृढ़ीकरण की बात हो, या अन्य पानी के स्वच्छता की बात हो, और चाहे महिलाओं तक जो उन तक लाभ पहुंचाने की बात हो, निरंतर हमारी सरकार साथियों उसमें काम कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर जो मैंने 63 संकल्पों की बात कही, वो 63 संकल्प ऐसे हैं कि जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनको पूरा करने के लिए सरकार ये सोचती है कि मैंने ये संकल्प 5 वर्ष के लिए किया था और 5 वर्ष के अंदर पूरा करूंगा। हम देखते भी हैं कुछ जो अन्य दलों की सरकारें हमारे इर्द गिर्द हैं, हिमाचल की अगर बात करें या पंजाब की बात करें, उन्होंने भी कुछ वायदे वहां के लोगों के साथ किए थे। और साथियों अब चुनाव की तरफ बढ़ गए हैं, अंतिम वर्ष है चुनाव का उनका, परंतु अब वो विधानसभा के अंदर उन विषयों को लेकर के आ रहे हैं कि हम इनको ये लाभ देंगे। हमने ये बात कही, आज तक नहीं की, परंतु हमने ऐसे वायदे जो लोगों के साथ किए, लाडो लक्ष्मी योजना
हमने कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपए देने का काम करेंगे। साथियों, पहला बजट हमारा हुआ, पहले बजट के अंदर हमने उसमें 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि आज बहनों के खाते में हमने 1038 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। चंडीगढ़ से खबर है जहां कांग्रेस नेता गीता भुक्कल ने संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष उतना ही जरूरी है जितना सत्तारूढ़ दल में, और संसदीय समितियां जवाबदेही सुनिश्चित करने का अहम माध्यम है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। देखिए, हरियाणा विधानसभा की ओर से जो प्राइड हमारा पार्लियामेंट की ओर से जो ट्रेनिंग दी जाती है जनप्रतिनिधियों को, उसी के तहत हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं कि संसदीय कमेटीज जो हमारी हैं उनको किस प्रकार से आप मजबूत कर सकते हैं, कमेटीज का क्या रोल है, क्योंकि उसमें जो सत्ता पक्ष या विपक्ष के सभी विधायक उसमें शामिल होते हैं। मैं समझती हूँ कि किसी भी चीज़ को सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लर्निंग प्रोसेस है। इसलिए हम देखने के लिए आए हैं कि वाकई में ही जो हमारी विधानसभा माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो कमेटीज गठित की जाती हैं उसमें, क्योंकि सभी साथी होते हैं, क्या वाकई हम लोगों का एक पूरा प्रयास रहना चाहिए कि संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का हमें अच्छे ढंग से प्रयोग भी करना चाहिए। और आज जो ये ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें सभी के लिए सीखने वाली बात है कि रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द हाउस जो होते हैं वो सभी के लिए होते हैं और सभी को फॉलो भी करने चाहिए। एक अच्छा रहेगा अगर हम लोग सीखेंगे तो। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण तो ये है कि हम लोग तो ये समझते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ साथ लोकतंत्र में विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विपक्ष को भी उतनी ही जिम्मेवारी दी जानी चाहिए, ना कि जो लोग सत्ता पक्ष में होते हैं ज्यादातर देखते हैं कि वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, धक्काशाही करते हुए, चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, उसको चलाने का वो काम करते हैं। तो हम चाहते हैं जो हमारी कमेटीज हैं, हमारी कमेटीज में बड़ा अहम रोल होता है इसमें, क्योंकि सभी लोग साथी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल तक के सभी अधिकारियों को कमेटीज जो है बुलाती है और उनका ओरल एग्जामिनेशन करती है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।